कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वो तीनों भी अच्छे दोस्त थे, पर विष्णु को कीर्ति और नील साथ में रहना पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन नील से विष्णु, क्या रे, तू हमेशा कीर्ति के साथ इतना क्लोज क्यों रहता है? तेरे जैसे गरीब लोग, तेरे लेवल के लोगों से ही दोस्ती करना, समझ में आया ना? नील, विष्णु ये टॉपिक दूसरी बार बोला तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी कीर्ति को कोई तकलीफ नहीं है तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? वैसे भी दोस्ती का पैसों से क्या संबंध है रे? कहकर गुस्से से चला गया। नील की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो नौकरी की तलाश में था। तब नील के पिताजी को कोई धोखा देकर उसके पास की एक ट्रक उड़ा लेता है। इससे वो बहुत कमजोर होकर घर पर ही हमेशा दुखी रहने लगा। पिताजी को देखकर नील अपने लिए नौकरी ढूंढना छोड़ देता है। घर में उसकी दादी ने जो सलाह दी थी, लीव स्टीम इडली की दुकान लगाने की तैयारी करता है। बाद में एक अच्छी जगह देखकर उसके एक दोस्त ने पैसे देकर मदद कर लेकर उसमें फनस के पत्ते पर इडली रखकर बेचना शुरू करता है और उस दुकान का नाम MBA वाला लीफ इडली करके नाम रखता है। चटनी भी बढ़िया नारियल वगैरह से सब डालकर सब अच्छी क्वालिटी का बनाने की वजह से लोग बहुत आने लगे। ऐसे 6 महीने में उसका धंधा बढ़ जाता है तो वो फिर से लोन लेकर पिताजी को एक ट्रक लेकर देता है। ऐसे ही एक दिन विष्णु कीर्ति को लेकर अपनी महंगी कार में स्टीम इडली की दुकान पर आता है। उनको देखकर नील बहुत खुश होता है। अब कीर्ति से विष्णु, देखा क्या, मैंने बताया था ना तुझे यकीन नहीं हुआ। MBA वगैरह कुछ नहीं है, फाइनली ये यहीं पर रह गया। फिर भी पत्तों में पढ़ने की जरूरत क्या थी? वो भी फ्री सीट लेकर गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद किया। हर चीज के लिए किस्मत होनी चाहिए रे। कीर्ति, ए नील, ये सब सच है क्या? तेरे को कोई तकलीफ हुई या परेशानी थी तो हम लोग है ना, कम से कम एक बार तो मुझे बताना था ना। ऐसा कहते वक्त वहाँ पर विष्णु के पिताजी कपाड़िया अपने पार्टनर के साथ मिलकर कार में आते हैं। उनको देखकर शॉक होकर विष्णु, डैडी आपका रेंज क्या है और आप यहाँ पर क्यों आए हो? और यहाँ की सड़ी हुई खराब हो जाएगी। ऊपर से ये नील एक फेल्यूर कैंडिडेट है डैडी, चलो यहाँ से चलते हैं। कहता है तो कपाड़िया, चुप कर रे बेवकूफ, किसके बारे में क्या बात कर रहा है? MBA पढ़ा है और तेरे दोस्त के बारे में मुझे नहीं पता क्या? आज के तारीख में YouTube में ट्रेंडिंग में है ये। नील का होटल उतना ही नहीं, ये प्योर ऑर्गेनिक करके यहाँ खाने वाले हर एक ने 5 स्टार रेटिंग दिया है और ये महीने के 3 से 4 लाख कमाता है। लीफ इडली की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आए हैं। चुपचाप यहाँ से बाजू हट जा, हमारा बिजनेस खराब मत कर। कहता है तो नील, अंकल विष्णु को ऐसा मत डांटो, उसके बारे में मुझे पता है। वो कॉलेज के दिनों से ही वैसा ही बोलता था, वैसे भी मेरे साथ अच्छे से ही रहता है अंकल, करके कपाड़िया वालों से बिजनेस डील करता है। कपाड़िया वाले खुश होकर चले जाते। विष्णु, क्या यार, तेरा कॉलेज के दिनों से अपमान करते आया, अभी तेरा टाइम अच्छा चल रहा है तो भी तू इतना शांत कूल कैसे रहता है यार? नील, क्या है क्या रे, ये सब मैंने कभी नहीं सोचा। देख यार, मैं हमेशा तेरे को दोस्ती मानता आ रहा हूँ। कहने से विष्णु नील को सॉरी बोलता है। फिर उसके बाद कीर्ति और विष्णु को नील लीफ इडली देता है। काचीगुड़ा गांव में एक रेलवे स्टेशन रहता है। उसका नाम काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन था। वहां से बहुत से ट्रेन का आना जाना होता था। स्टेशन पर बुक स्टॉल, समोसा स्टॉल, इडली डोसा स्टॉल जैसे रहते हैं। उस गांव में ही मीराबाई करके एक बुढ़िया रहती है। वो उसके इकलौते नातू के साथ में रहती थी। उसका नाम राजेंद्र था। वो कुछ काम धंधा ना करते हुए अपने दोस्तों के साथ फालतू में घूमता रहता था। मीराबाई का खुद का घर रहने से उसे किराए देने की जरूरत नहीं थी। वो 4 घरों में खाना बनाकर पैसे कमाती थी, पर राजेंद्र उससे पैसे लेकर उन पैसों से एंजॉय करता था। वो कितना भी समझाए तो भी सुनता नहीं था। बेटा, कब तक ऐसे फालतू में घूमते रहेगा बता? ऐसे से तुझे कोई लड़की भी नहीं देगा बेटा। मेरी बात मानकर कहीं तो भी कुछ काम वाम कर ले। ऐसा कहती है तो राजेंद्र, तेरे रहने के बाद मुझे काम करने की क्या जरूरत है दादी? तेरे जाने के बाद मैं काम वाम कर लूंगा ले, करके मजाक करता था। एक दिन एक आदमी के यहाँ से खाना बनाने का काम पूरा करके घर आते रहती है मीराबाई। रास्ते में उसको एक बकरी नीचे गिरी दिखाई देती है। वो उसको उठाकर घर पर लाकर पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद बकरी होश में आती है।
बकरी। मीराबाई धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया, इसलिए नीचे गिर गई। थोड़ी देर और हो जाती तो मैं मर जाती थी। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ऐसा कहती है मीराबाई। तुम बकरी होकर कैसे बात कर रही हो? ऐसा कहती है बकरी। हमारा माया लोक है, वहाँ पर सभी जानवर जीव जंतु इंसानों की तरह बात करते हैं। मेरी दुश्मन एक बकरी मुझ पर ही गलत इल्जाम लगाकर हमारे महाराज को यकीन दिलाई। उन्होंने मुझे मृत्यु की सजा सुनाई। मैं वहाँ से यहाँ पर भाग कर आ गई। आप मुझे अपने साथ रहने दोगी क्या? ऐसा कहती है मीराबाई। ठीक है बकरी, तुम्हें जब तक रहना है तब तक यहाँ पर रहो। ऐसा कहती है बकरी। मेरे मंत्रों की शक्ति की वजह से तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया, इसलिए मैं तुम्हें रोज जितना मांगे उतना दूध दूंगी। उससे तुम चाय बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचो। बकरी के दूध से बनी चाय बोले तो लोग बड़े चाव से खरीदेंगे, तब तुम्हारी कमाई भी अच्छी होगी। मीराबाई। बकरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसा कहती है बकरी। लेकिन मैं बात करती हूँ, ये बात रहस्य किसी को नहीं बताना, बड़ी समस्या हो जाएगी। तुम्हारे नातू को तो ये बात बताना ही नहीं। ऐसा कहती है मीराबाई। ठीक है कहती है। बाद में राजेंद्र आकर बकरी के बारे में पूछता है तो वो गलती से रास्ता भटक कर आ गई, उसका मालिक मिल गया तो वापस कर दूंगी। कहती है वो। ये बगैर काम की बकरी की जरूरत है क्या अपने को? इसे तो घास डालना भी बेकार है, इसका बिरयानी बनाकर खाए तो बढ़िया रहता ना। करके खिल्ली उड़ाते हुए बात कर रहा था। उससे बकरी को बहुत गुस्सा आता है। उस दिन से मीराबाई बकरी को घास डालते ही वो बहुत सारा दूध देने लगी। मीराबाई उस बकरी के दूध से चाय बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने लगी। आओ बकरी के दूध की चाय पी लो, गोट मिल्क टी अपने आरोग्य के लिए बहुत लाभकारी है। बकरी के दूध की चाय साहब करके चिल्लाते हुए बेच रही थी। सब लोग आकर पी रहे थे। वैसे उस दिन उसकी अच्छी कमाई होती है। वो पैसे देखकर बहुत खुश होती है। राजेंद्र पैसे मांगता है तो जितना मांगता है उससे ज्यादा देना शुरू करती है। एक दिन एक जन राजेंद्र से, ए सुन रहे, तेरी दादी रेलवे स्टेशन पर गोट मिल्क टी बेच रही है, ऐसा कहता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। बाद में आकर वो रेलवे स्टेशन में देखता है तो आओ बकरी के दूध की चाय पी लो, गोट मिल्क टी अपने आरोग्य के लिए बहुत लाभकारी है। बकरी के दूध की चाय साहब ऐसे चिल्लाते हुए बेच रही थी दादी। राजेंद्र। मेरे दादी के पास बकरी का दूध कहाँ से आ रहा है? पैसे अच्छा कमा रही है, इसलिए जितना मांगो उससे ज्यादा दे रही है। इसका रहस्य क्या है पता करना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। वो वैसे एक दिन घर के खिड़की में से चोरी छुपे देख रहा था। बाहर दादी बकरी को चारा डालकर, बकरी माँ तेरी दया से मैं अच्छा कमा रही हूँ। कहती है तो बकरी। इसमें मैंने क्या किया है मीराबाई? ये तेरी अच्छाई ईमानदारी हमेशा तेरा साथ देती है। कहकर बहुत सारा दूध देती है। वो देखकर राजेंद्र को आश्चर्य होता है। क्या माइला, ये बात करने वाली बकरी है क्या? इसे बेचे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, पर इस पगली दादी को क्या पता है, इसलिए उसके दूध की चाय बनाकर बेच रही है। इसे कहीं तो भी बेचना होगा, ऐसा सोचता है। ऐसे वो उस गांव के जमींदार से बात करके 10 लाख में सौदा करता है। जमींदार भी ठीक है लेकर आ, पैसा लेकर जा, ऐसा कहता है। उस दिन रात में राजेश्वर आकर बकरी को ले जा रहा था तो बकरी को गुस्सा आकर उसे बहुत मारती है। उछल उछल के मारती है तो वो उछलकर दूर जाकर गिरता है। अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई रे बाबा, बचाओ रे बचाओ बचाओ, दादी मुझको बचाओ करके चिल्लाता है। तो दादी बाहर आती है। बकरी। क्या रे नीच कमीने कुत्ते, बेचारी तेरी दादी इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है तो उनके पैसों से तू मस्ती कर रहा है क्या? मुझे ही बेचने को देख रहा है क्या? अब दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो सिंग घोप कर तुझे मार डालूंगी, ऐसा कहती है वो। अरे बाप रे, ऐसा कुछ मत करो, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, अब से मैं ही चाय बेचूंगा और दादी को आराम दूंगा, ऐसा कहता है। उसमें आया बदलाव देखकर मीराबाई बहुत खुश होती है। तब से वो पत्नी बच्चों को छोड़कर बहुत पहले ही घर से भाग गए थे, इसलिए परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुन्ना के ऊपर आ गई थी। मुन्ना को जितना वेतन मिल रहा था उससे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। मुन्ना को दैव भक्ति बहुत ज्यादा थी। कहीं भी मंदिर दिखा तो उस मंदिर में जाकर उस भगवान को हाथ जोड़ता था। मुन्ना, हे भगवान, मेरे को जो भी तकलीफें है वो दूर जल्दी हो जाए करके मांग रहा हूँ। मुन्ना की माँ जमुना को तिरुपति जाने की बहुत इच्छा थी। वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी। उतना ही नहीं, तिरुपति जाने के लिए पैसे भी जमा करती थी। मुन्ना अपने आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी ड्यूटी बराबर नहीं करता था, इसलिए चैनल के मालिक से हमेशा गालियां खाता था। मालिक, क्या रे मुन्ना, उस एमएलए की मीटिंग को कवर करने के लिए भेजा तो नहीं गया बोलते? उससे अपने चैनल में कवरेज नहीं है और दूसरे चैनल वाले कवरेज करके टीआरपी की रेटिंग बढ़ा ली है। तेरे नहीं जाने से चैनल को कितना नुकसान हो गया पता है क्या? मुन्ना, अरे सर उस समय जा रहा था तो बाइक पंचर हो गई सर, इसलिए लेट हो गया करके बता रहा था। उस वक्त मालिक, ऐसे फालतू की बातें मुझे मत बता, अब दोबारा ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा, कहता है तो मुन्ना, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा कहता है और वो वहाँ से चला जाता है।
बाद में मुन्ना घर आकर माँ से जो हुआ वो बताकर बहुत दुखी होता है। माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है। एक दिन मुन्ना माँ बहनों के साथ में बैठकर अपने परिवार की तकलीफें खत्म होना बोले तो क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुन्ना अपने परिवार की तकलीफें खत्म होना बोले तो क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहता है। माँ हाँ रे, कितनी बार तिरुपति जाएंगे बोले तो कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है बेटा। एक बहन हाँ भैया, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहती है। इतने में वहीं खड़े उनके दादाजी बात करते हुए अपनी समस्या का समाधान अपनी गांव की अपनी कुल देवता माता रानी के दर्शन करके एक रात वहीं सोए तो अपने को अच्छा फल मिलेगा करके मुझे लग रहा है। ऐसा कहता है। सभी को दादाजी की बात सही करके लगता है। अगले दिन अपने गाँव जाने का निश्चय करते हैं। वैसे अगले दिन सुबह मुन्ना अपने परिवार के साथ उस गांव में जाने के लिए निकलते हैं और उस गांव जाकर माता रानी के दर्शन करके बाद में उस रात में वहीं सोते हैं। वैसे सोए हुए मुन्ना को सपने में माता रानी दिखती है। पहले वो डर जाता है, फिर उसे आश्चर्य होता है। उतने में माता रानी, बेटा मुन्ना, तू और तेरा परिवार जो तकलीफें झेल रहे हो वो मैंने देखा है। तेरी अच्छाई मुझे बहुत पसंद आई। तेरी तकलीफें दूर करने के लिए एक मिट्टी का चूल्हा दे रही हूँ। इस मिट्टी के चूल्हे को ले जाकर इस मिट्टी के चूल्हे पर जो भी बर्तन रखकर खाना पकाएगा तो वो बर्तन चांदी के बर्तन में बदल जाएगा करके उस चूल्हे को देती है माता रानी। उसे खुशी से ले जाता है मुन्ना। सुबह उठते ही मुन्ना अपने परिवार के साथ घर आकर कोई भी देखे नहीं वैसा उस चूल्हे को बाजू में रखकर घर का एक मिट्टी का बर्तन लेकर आकर उस चूल्हे पर रखकर चूल्हा जलाता है। बस वो मिट्टी का बर्तन चांदी के बर्तन में बदल जाता है। वो देखकर मुन्ना को बड़ा आश्चर्य होता है। तुरंत उस बर्तन को ले जाकर बेचकर पैसे लेकर आता है। ऐसा वो हर दिन कर रहा था। अब मुन्ना का परिवार अच्छा घर खरीदते हैं। पिताजी भी वापस आ जाते हैं। इतने में ये सब देख रहे बाजू के घर में रह रहा रॉकी को मुन्ना के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है करके पता करना चाहिए करके लगता है। वो एक दिन मुन्ना का पीछा करता है। मुन्ना घर से चांदी का बर्तन लेकर बाजार में एक सेठ को बेचकर पैसे लेते हुए दिखता है। पर ऐसे कैसे हो रहा है करके मुन्ना के घर के पास आकर खिड़की में से देखता है। मुन्ना रोज के जैसे घर में आकर वहाँ पर रखा एक बर्तन लेकर उस मिट्टी के चूल्हे पर रखता है। उस चूल्हे के बर्तन को आग लगाता है तो वो बर्तन चांदी के बर्तन में बदल जाता है। वो लेकर बाहर आते हुए मुन्ना को देखता है और उस मिट्टी के चूल्हे को कैसे भी करके चोरी करना चाहिए करके सोचता है। एक दिन मुन्ना के घर पर कोई नहीं रहता है। तब वो मुन्ना के घर पर आकर मिट्टी के चूल्हे को ले जा रहा था। वैसे वो मिट्टी के चूल्हे को ले जा रहा था तो उतने में जोर से बारिश होती है। बस वो मिट्टी का चूल्हा पिघल जाता है। वो देखकर रॉकी अरे अरे मेरा मिट्टी का चूल्हा करके रो रहा था और दुखी हो रहा था। इतने में वहाँ आकर मुन्ना, जो उसका नाम था और पत्नी का नाम सुमति, कुछ लोग पैसे देते तो कुछ लोग फल फूल खाने को देते थे। उस गांव का धर्मकर्ता बहुत अच्छा था। वो, अरे बेकू, सरकार से मांग कर तुझे थोड़ी सी जगह दिलवाता हूँ रे। वहाँ पर एक छोटा सा घर बनाने के लिए मैं खुद अपने पास के पैसे देता हूँ। तब तक कैसे तो भी इस मंदिर में रहो, ये ले पैसे करके देता था। लेकिन एक दिन वो मर जाता है। मंदिर में नया धर्मकर्ता आता है। वो बहुत बुरा है करके गांव में सब लोग बोल रहे थे। वो आते ही भीखू लोगों को अपने आदमियों द्वारा मंदिर से भगा देता है। इससे भीखू लोगों को क्या करना करके समझ में नहीं आता। उनका परिवार पड़ोस के गांव का रास्ता पकड़ते हैं। जंगल से जाते समय उनको एक बाम्बू हाउस दिखता है। तभी जोरों से बारिश शुरू होती है। वो लोग उस घर में जाकर खड़े हो जाते हैं। उस घर में सभी सामान बम्बू से बनाया हुआ था। रात में वहीं सोकर सुबह होते ही भीखू जाकर जंगली मुर्गी को पकड़कर लाकर घर के आगे बम्बू के चूल्हे पर उस घर में रखे सामान से चिकन बिरयानी बनाकर खाते हैं। भीखू, ये घर किसका है क्या? वो लोग आए तो क्या बोलेंगे क्या? अब अपन यहाँ से निकल गए तो अच्छा रहेगा। कहते वक्त वहाँ पर 4 आदमी आते हैं। एक आदमी, ए कौन है रे तुम लोग? हमारे घर में घुसकर हमारा सामान से खाना बनाते क्या? इतनी हिम्मत तुम्हारी? करके मारने जाता है। तो दूसरा आदमी, ए रुक जा करके उसे रोककर, चिकन बिरयानी की खुशबू जबरदस्त आ रही है, रुक जा टेस्ट करता हूँ करके खा के, अरे वाह बहुत मस्त है रे, देख करके सबको प्लेट में देता है। सब लोग खाकर उसके स्वाद के दीवाने हो गए। भीखू, हम लोग पड़ोस के गांव में जा रहे थे तो अचानक बारिश आ गई, इसलिए आपके घर में आसरा लिए। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए, हम लोग अभी चले जाते हैं करके बोलता है। एक आदमी, रुक, एक काम कर, हम कभी कभी घर में आते हैं। हम आते तब हमको खाना बनाने में तकलीफ होती है। तुम लोग यहीं रखकर हमको खाना बना कर दिए तो महीने के 25,000 देंगे। भीखू, 25,000 क्या? आप सच बोल रहे हैं ना? मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? ऐसा कहता है। तीसरा आदमी, तेरे से मजाक करने के लिए तू हमारा दोस्त है क्या? ऐसा बोलता है। भीखू, ठीक है जी, ऐसा कहता है। चौथा, हम आएंगे तभी तुम लोग बाहर सोना पड़ेगा, ऐसा
ऐसा कहता है। भिकू ठीक है कहता है। उस दिन वो लोग अंदर सोए तो ये लोग बाहर सोते हैं। सुबह ही उनको जंगली मुर्गी से बिरयानी बनाकर खिलाते हैं। वो खाकर वो लोग बहुत तारीफ करते हैं। एक जन, ठीक है भिकू, हम फिर 4 दिन के बाद आएंगे कहकर सब लोग चले गए। सुमति, कौन है जी ये लोग इस जंगल में घर बनाए, ऊपर से महीने के 25,000 देते बोल रही है। तो भिकू, बहुत पैसे वाले हैं लगता है, शहर में बोर होते होंगे तब यहाँ आते रहते होंगे, उनके लिए 25,000 बड़ी बात नहीं होगी। फिर भी इससे अपने को क्या करने का है, काम मिल गया ना, पेट भर रहा है ना, वो बस है ना, कहता है। वो वैसे कभी कभी आना सोना। अगली सुबह बिरयानी बनवाकर खाके जाने लगे। कुछ दिनों बाद भिकू पगार मांगता है तो एक आदमी, इस जंगल में तुझे पैसों से क्या काम है रे, हमारे पास है तो बैंक में है समझ, तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, पूरा मिलकर एक ही बार में देंगे, ऐसा कहता है। एक दिन भिकू को नींद नहीं आती, वो उठकर खिड़की के पास आता है। तब अंदर चारों जेब से छोटे छोटे थैली निकालकर हाथ में डालते हैं तो वो हीरे थे। वो फिर से थैली में डालकर उस घर के बाम्बू में छुपा कर रखते हैं। एक आदमी, ए सुनो, अपनी चोरियां बढ़ गई है करके पुलिस लोगों की नजरों की हरकत बढ़ गई है, इसलिए वो लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, अपन लोग और 4 दिन में अपना ये डेरा बदलना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। तो दूसरा, तो क्या भिकू को लेकर जाएंगे क्या? ऐसा कहता है। वो क्या, उससे अपने को क्या काम है रे, ये झोपड़ी खाली करते वक्त उसको और उसके परिवार को खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे, अपने काम में गवाही काम नहीं आती रे, ऐसा कहता है। ये बात सुनकर भिकू घबरा जाता है। अगले दिन हमेशा के जैसे उनको बिरयानी बनाकर खिलाता है। जाते जाते एक आदमी, ए भिकू, हम 4 दिन के बाद आएंगे, तब तेरा पूरा पगार दे देंगे, ऐसा कहता है। तो बाकी लोग हंसने लगते हैं। उस हंसी का मतलब समझ चुका था भिकू और बहुत डर गया था। वो चले जाने के बाद भिकू पत्नी से हुआ सो बताकर अपन तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे करके उसको घर के अंदर से एक बम्बू में से एक हीरे की थैली लेकर चल बोलता है। सुमति, क्यों जी, वहाँ पर और भी थैलियाँ होंगी ना, एक ही क्यों लेकर जाएंगे जी, ऐसा कहती है। भिकू, ये अपने 10 पीढ़ियों भी बैठकर खाए तो खत्म नहीं होगा, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। उन चारों को हीरे लेकर गए बोलकर पता चला तो अपन कहीं पर भी जाओ वो अपने को पकड़कर मार डालेंगे, उनको कैसे भी करके